हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9th की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जिन्होंने इस चैप्टर का पहला पार्ट नहीं देखा है वो जाके देख लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने चैप्टर जब लास्ट टाइम कराया था तो उसमें एक फिगर दी हुई थी जिसके अंदर एक्टिविटी में पूछा हुआ था कि ये जो फिगर है इसके अंदर क्या एक्सप्लेन किया रहा है कि क्यों आखिर इसको जो बड़ा आदमी है जो कि नोबल मैन है उसे स्पाइडर कहा गया है और जो पीजेंट है जो कि किसान है उसको फ्लाई कहा गया है। मैंने आपसे बोला था कि इसका आंसर मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चाहिए। इसका मेन रीज़न, उसके कहने का मेन रीज़न ये था, जैसे स्पाइडर होता है जो कि फ्लाइज को यानी मक्खियों को चारा देता है, पास मिलाता है और फिर उसको ही खा जाता है। उसी तरह जो नोबल मैन होते हैं वो क्या करते हैं कि लोगों को, किसानों को बोलते हैं कि आपको जो भी ज़रूरत हो मुझे बताना, मैं आपकी मदद करूँगा। लेकिन बदले में वो लोग उनसे बहुत कुछ ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है कि नोबल मैन ने मांगे हैं पैसे, खाना भी मांगा है और किसान ऊपर से उनकी रिस्पेक्ट भी कर रहा है। यहाँ पे टोपी इस तरीके से लाने का मतलब होता है कि रिस्पेक्ट करना। जैसे हमारे यहाँ पे पैर छूने होते हैं, ऐसे यहाँ पे फ्रांस में रिस्पेक्ट करने के लिए जो टोपी पहनी होती है उसे उतारा जाता है, क्योंकि हम ये दिखाते हैं कि हम आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो यही यहाँ पे है कि नोबल मैन ने इससे सब कुछ मांग लिया, इसका पूरे घर से जितना भी इसका राशन था सारा ले लिया इससे, लेकिन इसकी कोई मदद नहीं की। तो इस फिगर में यही था। चलिए अब हम आगे चलते हैं। द स्ट्रगल टू सर्वाइव, कैसे कैसे स्ट्रगल करने पड़े फ्रेंच लोगों को सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए उन्हें क्या क्या करना पड़ा। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस rose from about 23 million in 1715 to 28 million in 1789। 1715 से लेकर 1789 के 9 तक 23 मिलियन से 28 मिलियन तक पॉपुलेशन बढ़ गई थी। कहाँ? फ्रांस में। अब यहाँ पे इस ग्राफ का ये मतलब है, सीधा सा समझ में आता है कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो खाने की कमी होगी। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो खाना भी बढ़ जाएगा। ऐसा हम सोच सकते हैं लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। दिस लीड टू ए रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। पॉपुलेशन बढ़ने का पॉपुलेशन बढ़ने की मेन लिमिटेशन यही होती है कि डिमांड बढ़ जाती है फूड ग्रेन्स की। यानी कि अगर हम कहना क्या, अगर हम देखें इंडिया के अंदर खाने की डिमांड ज़्यादा है क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, और अगर पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं की जाती है तो खाने की कमी हो जाती है। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड, लेकिन जो खाने का प्रोडक्शन है वो उतना तेज़ी से नहीं बढ़ा जितनी तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ी। पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है लेकिन खाना उतनी तेज़ी से नहीं बनता, खेती इतनी जल्दी नहीं हो पाती, खेती में उतना ही टाइम लगना है जितना उसको मिलना था। पॉपुलेशन एक साल में भी करोड़ों तक पहुंच जाती है लेकिन खेती नहीं पहुंच पाएगी। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजॉरिटी रोज रैपिडली। इसी वजह से यही कारण था जो कि हम फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि जो ब्रेड है वही मेन रीज़न बन गया था एक रिवॉल्यूशन के लिए। वहाँ पे क्यों? क्योंकि वहाँ की मेजॉरिटी जो थी वो ब्रेड पे ही डिपेंडेंट थी। वो लोग केवल ब्रेड ही खाते थे, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ गई। तो पॉपुलेशन बढ़ गई तो क्या हुआ, ब्रेड की डिमांड भी ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन ब्रेड क्या होता है? ब्रेड होता है ग्रेन से बना हुआ। हमारे यहाँ पे चपाती यानी जो रोटी जो नॉर्मली मेजॉरिटी में खाई जाती है उसको कहते हैं डबल ब्रेड इंग्लिश में, वो भी एक ब्रेड ही होता है। लेकिन वहाँ पे जो ब्रेड होती है आपने देखा भी होगा कार्टून्स में, जैसे ऑगी एंड द कॉकरोचेस में भी दिखाया, वो जो लंबा सा ब्रेड दिखाते हैं वो वहाँ का रियल ब्रेड है जिसे फ्रेंच ब्रेड कहते हैं। वो ग्रेन्स से बनते हैं, हर ब्रेड ग्रेन्स से बनते हैं। अब ग्रेन्स ऐसे तो नहीं है कि अपने आप उग जाते हैं, उन्हें उगाना पड़ता है, एक सीजन में उगाना पड़ता है, जिस वजह से उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई तो खेती ज़्यादा नहीं हुई। लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा थी
लेकिन खेत उतने ज़्यादा नहीं थे कि सबका पेट हर दिन भरता रहे। Most workers were employed as laborers in workshops whose owner fixed their wages. लेकिन बहुत सारे वर्कर्स ऐसे थे जो कि एम्प्लॉयड किए गए, मैं जिन्हें काम पे रखा गया, एम्प्लॉयड मतलब जिन्हें नौकरी मिली। बहुत सारे बहुत सारे वर्कर्स को लेबर्स के नौकरी मिल गई, कहाँ पे, वर्कशॉप में। लेकिन जो उनके ओनर थे उन्होंने उनकी सैलरी केवल फिक्स कर रखी थी कि मान लो 500 रुपये फिक्स कर रखी थी कि इससे ज़्यादा हम आपको नहीं देंगे। बट वेजेस डू नॉट कीप पेस विथ द राइज ऑफ प्राइसेस। लेकिन जितनी उनको वेजेस मिलती थी, वेजेस, सैलरी और तनख्वाह बात एक ही होती है। वेजेस का मतलब भी सैलरी ही होता है जो आपको मिलती है। वेजेस बस ये है, डिफरेंस बिटवीन वेजेस एंड सैलरी ये है, सैलरी आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे मिलती है, चाहे वो मंथली हो, वीकली हो या ईयरली हो। लेकिन वेजेस आपको पर्टिकुलर काम पे मिलती है कि आपने इतना काम पूरा कर लिया तो आपको आज की वेज मिल जाएगी। तो जो उनको वेजेस मिलती थी वो इतनी नहीं थी कि वो एक बेड तक खरीद सके। सो द गैप बिटवीन पुअर एंड रिच वाइडेंड। तो जो गैप था पुअर और रिच का वो और बढ़ गया, अमीर और अमीर होते गए, गरीब और गरीब होते गए, क्योंकि खाने के लिए उन्हें पैसे खर्च करने पड़ जाते थे, जिस वजह से वो पैसे स्टोर नहीं कर पाए। Things became worse whenever drought or hail reduced the harvest. अब यहाँ पे एक बात ये भी कही गई है कि पॉपुलेशन बढ़ना एक रीज़न था जिस वजह से खाने की कमी हुई। दूसरा रीज़न था कि पॉपुलेशन जल्दी जल्दी बढ़ी है, अब उनको भी खाना देना है, खाने के लिए जल्दी जल्दी खेती भी करिए। लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ है कि सूखा पड़ जाता था, खेतों में सूखा पड़ जाता था, जिस वजह से खेती ठीक से नहीं हो पाती थी। अब खेती ठीक से नहीं होगी तो सब्जियां नहीं उग पाएंगी, ब्रेड नहीं मिल पाएगी लोगों को। दिस लीड टू सब्सिस्टेंस क्राइसिस। इससे हुआ क्या, सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब होता है जब किसी को ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन में डाल दिया जाए कि वो जो नॉर्मली अपने पूरी लाइफ में करता था वो ना कर पाए। इनके लिए सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या थी कि ये जो नॉर्मली हमेशा ब्रेड यूज़ करते थे उन्हें वो नहीं मिल पाई, वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाए थे। किसको, ब्रेड को। समथिंग दैट अकर्ड फ्रिक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रिजीम। ऐसा ही था कि मैं पहले भी ऐसा हुआ था, लेकिन उस टाइम इतना नहीं था जितना कि 18th सेंचुरी के बाद से होने लगा। अब यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं, न्यू वर्ड्स आपको मेनली आएंगे नहीं लेकिन कर लेने चाहिए। जैसे सब्सिस्टेंस क्राइसिस जिसकी हमने अभी बात करी। सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब होता है एक्सट्रीम सिचुएशन में डालना, किसी व्यक्ति को एक्सट्रीम सिचुएशन में डालना जिससे कि वो अपने बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड को भी नहीं अफोर्ड कर पाए। एंडेंजर्ड का मतलब होता है कि समाप्त होना, मैं अब खतरे में आ जाना। समाप्त, एक्सटिंक्ट बोलते हैं उसे, कि बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। एंडेंजर्ड मतलब बहुत कम बचा है। सब्सिस्टेंस सिचुएशन को आप रिलेट करके भी देख सकते हो कि जैसे बहुत से होंगे यहाँ पे जो चैनल देख रहे हैं कि उनके घर पे रोज़ बाहर का खाना नहीं मिल पाता है। बहुत सारे ऐसे होंगे जो बाहर का बहुत खाते हैं, लेकिन उन्होंने फिर देखा होगा उनके फ्रेंड सर्कल में होंगे, उनके रिलेटिव में होंगे ऐसे लोग कि वो रोज़ बाहर का नहीं खाते हैं। क्यों? कि या तो वो सैलरी प्रॉब्लम होगी, उन्हें पैसे इतने नहीं होंगे उनके पास। उसे सब्सिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं। कि या फिर बहुत से ऐसे होते हैं जो आप देखे होंगे गली या पे कहते हैं जो सड़क पे बैठे होते हैं लोग वो जो होते हैं उनके पास रोटी खाने तक के पैसे नहीं होते, वो सब्सिस्टेंस क्राइसिस में आते हैं। अब यहाँ एनॉयमस दिया हुआ है। एनॉयमस आपको इधर फिगर में दिख जाएगा, द स्पाइडर एंड द फ्लाई के अंदर की एन एनॉयमस एचिंग। एनॉयमस का होता है मतलब कि जिस व्यक्ति की कोई जान पहचान नहीं, जिसको कोई नहीं जानता है लेकिन उसके काम को जानते हैं। Anonymous means one whose name remains unknown.
जिसका नाम अब तक के लिए अभी तक अनजान है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन उसका नाम किसी को नहीं पता कि ये ड्राइंग किसने बनाई है, लेकिन इस ड्राइंग को सब जानते हैं जिसमें ऐसा दिखाया गया है। चलिए अब आगे चलते हैं। हाउ इज सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपन, आखिर सब्सिस्टेंस क्राइसिस होती कैसे है। एक फ्लो चार्ट है ये, जिसमें आपको फिल करना है कि आखिर ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस जिसकी हम बात कर रहे हैं, कि जिसके अंदर आप अपने नॉर्मल खाने पीने की चीज़ें भी नहीं खरीद पाए, सिर्फ खाने पीने की चीज़ें ही नहीं, आप जो भी नॉर्मल लाइफ में करते हैं आप वो नहीं कर पाए हो। वो किसी भी कुछ समय के लिए भी हो सकता है, हमेशा के लिए भी हो सकता है, वो आपके डिपेंड होता है कि ये कब तक चलेगी आपके अंदर। अब यहाँ पे बैड हार्वेस्ट दिया, उसके बाद एरो दिया है। एरो के बाद आपको बताना ये है कि यहाँ पे जब खेती सही से नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, और जो आंसर है उसके बाद क्या होगा कि जिसके बाद जो पुअरेस्ट है वो ब्रेड नहीं खरीद पाए, कि जो पुअर लोग हैं वो ब्रेड नहीं खरीद पाए। उसके बाद बोला है कि 2 सिचुएशंस आएंगी लोगों के पास। पहली सिचुएशन का नतीजा होगा डिसीज एपिडेमिक। डिसीज एपिडेमिक्स आप लोग इस टाइम पे बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे बोलते हैं कोरोना, कोविड-19 इज ए डिसीज एपिडेमिक, कि बड़े मात्रा में, यानी मात्रा में मतलब ये नहीं कि पॉपुलेशन उनकी, बड़े मात्रा में यानी कि बड़े स्पेस में कोई बीमारी फैलना, कि या तो कंट्री टू कंट्री में या कॉन्टिनेंट्स में, लेकिन यहाँ ऑल ओवर द वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में ये डिसीज़ फैली हुई है, उसी को कहते हैं डिसीज़ एपिडेमिक। कि या तो यहाँ पे जो 2 सिचुएशन आएंगे उससे ये है कि एक डिसीज़ जिसका रिजल्ट होगा डिसीज़ एपिडेमिक, जिसके बाद दोबारा से एक क्वेश्चन मार्क है, और ऐसे ही दूसरे वाले से भी डायरेक्टली वो है। अब मेरा ये आपके लिए होमवर्क है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, यहाँ पे आपको नंबर ये जो हाईलाइटेड दिए हुए हैं, फूड रियॉट, स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन, इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ, राइजिंग फूड प्राइसेस, वीकर बॉडीज, कि इनमें से कौन से बॉक्स में क्या आना चाहिए। मैं नंबर लिख देता हूँ ताकि आप कमेंट सेक्शन में 1 के आगे उसका नाम, सेकंड करके उसका नाम ऐसे करके बता दें। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है और यहाँ 5 है। मुझे 1 to 5 के आंसर्स कमेंट सेक्शन में देना, ताकि और मैं आपको इनके आंसर्स कल को नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। तो ये हो गया सब्सिस्टेंस क्राइसिस के बारे में। अब चलिए देखते हैं कि मिडिल क्लास कैसे आए, कि कैसे जो मिडिल क्लास के लोग थे वो गरीब होते गए। हमने भी कहा जो गरीब थे वो और गरीब हुए थे, जो अमीर थे वो और अमीर हुए थे। तो मिडिल क्लास का क्या था, वो तो बीच के, वो गरीब हुए थे। कोई अमीर नहीं हुआ मिडिल क्लास का, कोई मतलब इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी हो सकता है हुए हों, लेकिन हम जरूरी नहीं है। इन द पास्ट peasants and workers had participated in revolts against increasing tax and food scarcity. पास्ट में हमें ये बताया गया है, यानी इतिहास में हमें बताया गया है कि जो किसान और मजदूर थे, वर्कर्स थे, उन्होंने रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट किया था। किसके अगेंस्ट, क्यों पार्टिसिपेट किया था? इंक्रीजिंग टैक्स एंड फूड स्कार्सिटी। फूड स्कार्सिटी का मतलब होता है कि खाने की कमी होना, कि खाने की कमी होने पर और टैक्स बढ़ने पर उन्होंने रिवॉल्यूशन किया था, उन्होंने आवाज़ उठाई थी। but they lacked the means and programs to carry out full-scale measures that would bring about a change in the social and economic order. लेकिन वो असफल रहे, वो कामयाब नहीं हो पाए अपने काम में कि वो टैक्स को रोक ले और भूख की जो कमी हो रही है उसको रोक ले। क्यों? क्योंकि उनके पास एक तो कोई अच्छा सा प्लान नहीं था। उन्हें बस ये पता था कि हमें ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, ना ही उनके पास कोई लीडर था जो उनको बताए कि हमें ऐसे करके कोर्ट में जाना चाहिए, ये करना चाहिए, जिस वजह से वो उन्हें अपना प्लान रोकना पड़ा। This was left to those groups within the third estate who had become
prosperous and had access to education and new ideas. लेकिन उन्होंने उसके बाद ये काम छोड़ के किसको दे दिया? थर्ड एस्टेट के, क्योंकि फर्स्ट टू एस्टेट वालों को देते तो वो लोग तो डायरेक्टली मना कर लेते कि नहीं, कोई परेशानी है नहीं, क्योंकि उनको तो कोई परेशानी थी ही नहीं। जो थर्ड एस्टेट के अंदर पहले दो लोग हमने बताए थे, जो बड़े बड़े लोग थे थर्ड एस्टेट के, कौन कौन थे वो? यहाँ आपने याद रखे होंगे, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर। जो ये बड़े बड़े लोग थे, इन लोगों को ये काम दे दिया कि आप हमारी मदद करिए। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि पैसे थे उनके पास पैसे थे तो वो कुछ कर सकते थे, थोड़ा बहुत ही सही। The 18th century witnessed the emergence of social groups termed the middle class, who earned their wealth through an expanding overseas trade and from manufacture of goods such as woolen and silk textile that were either exported or brought by the richer members of the society. 18th century में 18वीं शताब्दी में एक ग्रुप बनाया गया, एक सोशल ग्रुप बनाया गया। किसके द्वारा? थर्ड एस्टेट के द्वारा। उस ग्रुप के अंदर कौन? उस ग्रुप को क्या कहते हैं आज की तारीख में? उसे कहते हैं मिडिल क्लास। मिडिल क्लास एक ग्रुप बनाया गया था, थर्ड एस्टेट ने बनाया। क्यों? वो क्या करते थे? वो पैसे कमाते थे। कैसे? अपना सामान ओवरसीज बेच के। ओवरसीज बेचने का मतलब होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, कि समुद्र के द्वारा किसी और देश में या किसी और जगह पर वो सामान बेचा जाए। या फिर वो मैन्युफैक्चर करते थे, बनाते थे क्या चीज़? वुलन और सिल्क के टेक्सटाइल्स, कपड़े। वुलन के और सिल्क के कपड़े बनाते थे और उसको एक्सपोर्ट करते थे या फिर बेचते थे। किस में? रिचर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। जो थर्ड एस्टेट के ही रिचर मेंबर थे उनको ही बेचते थे, क्योंकि फर्स्ट टू एस्टेट अपने आप में ही मतलब रखते थे। वो थर्ड एस्टेट से मिलना भी पसंद नहीं करते थे, उनकी चीज़ें भी लेना नहीं पसंद करते थे। In addition to merchants and manufacturers, the third estate includes professions such as lawyers or administrative officials. सिर्फ और सिर्फ मर्चेंट और मैन्युफैक्चरर ही नहीं थे थर्ड एस्टेट में, लॉयर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल भी थर्ड एस्टेट में ही आते थे। All of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth. वो सारे के सारे वेल एजुकेटेड थे। इसका मतलब वो सारे पढ़े लिखे लोग थे उसमें। थर्ड एस्टेट में सिर्फ वो नहीं थे जो किसान थे या फिर जो गरीब थे, सिर्फ वही नहीं थे, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी थे उस ग्रुप में, जो ये मानते थे कि किसी को भी जन्म से किसी भी चीज़ पे अधिकार नहीं होना चाहिए। जो कहते हैं राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वो मानते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी को भी जन्म से अधिकार नहीं है, उसके काबिलियत से उसको अधिकार मिलना चाहिए। जैसा कि क्लर्की और नोबिलिटी में था कि उनके ही बच्चे आगे चल के सेकेंड और फर्स्ट एस्टेट के ही बनेंगे, वो थर्ड एस्टेट में नहीं जा सकते। वो चाहते थे कि ऐसा हो कि किसी के काम की वजह से, कि किसी के टैलेंट से उनको एस्टेट में डिवाइड करो। Whether a person's social position must depend on his merit, कि वो क्या काम करता है, उसके अंदर क्या टैलेंट है, उसके हिसाब से उसको डिवाइड करो। These ideas envisaging a society based on freedom and equal laws and opportunities for all were put forward by philosophers such as John Locke and Jean-Jacques Rousseau। यहाँ पे दो फिलोसोफर्स के नाम बताए गए हैं। फिलोसोफर्स कौन होते हैं? फिलोसोफर्स वो होते हैं जो सिचुएशन को सोचते हैं, ना ये साइंटिस्ट होते हैं, ना ये कोई बड़े लोग होते हैं। ये वो होते हैं जो सोचते हैं सिचुएशन को कि अगर इसके बदले ऐसा हो जाए तो क्या होगा, उसका रिजल्ट भी वही बता के देते हैं। तो ये जो आइडिया था, ये आइडिया क्या दर्शाया था कि हमें आज़ादी चाहिए और इक्वल लॉ होना चाहिए। इक्वल लॉ क्यों होना चाहिए? ताकि ये ना हो कि अगर ये अमीर है तो इसे फर्स्ट टू एस्टेट में रखो, गरीब है तो फिर इसे थर्ड एस्टेट में रखो, ऐसा ना हो। लेकिन तो फिर जो फिलोसोफर्स थे, जॉन लॉक एंड जेन जैकस
जो थे, इन दोनों फिलोसफर्स ने इस बात को माना कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए। तो इन दोनों फिलोसफर्स ने एक बुक लिखी, जिस बुक का नाम था टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। दो ट्रीटीज, ट्रीटीज का मतलब होता है कुछ, मैं अब नोटिस, मैं अब क्या कहते हैं उसे, कि कुछ हम बता देंगे मैं अब कि हाँ हम ऐसा कहेंगे। और फिर जो ट्रीटी थी साइन की जाती है, जैसे ट्रीटी ऑफ वेनिस, वेनिस का, ऐसी बहुत सारी ट्रीटीज थी जो पहले बहुत साइन हुई हैं। तो लॉक ने उसमें कहा था कि हमें हर किसी को उसके काम के हिसाब से मैं डिवीज़न में रखना चाहिए, ना ही कोई मोनार्च सिस्टम होना चाहिए। मोनार्च सिस्टम क्या होता है, जिसमें जो कंट्री है उसे कौन चला रहा है, राजा, उसे कहते हैं मोनार्ची सिस्टम। Rousseau carried the idea forward, proposing a form of government based on the social contact between people and their representative. रजीव ने इस बात को माना और उसके बाद उन्होंने ये बात बहुत सारे लोगों में और जो भी उनके आस पास में थे उनसे भी कही कि ऐसा होना चाहिए। अब यहाँ धीरे धीरे देखना कि धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि हाँ अब लोग रिवॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं कि हाँ अब हमें रिवॉल्यूशन करना ही पड़ेगा। अभी तक क्या दिख रहा था कि राजा अपनी मनमानी चलाता था, अब सब कुछ वो करता था, फिर भी कोई रिवॉल्यूशन नहीं हो रहा था। लोग जैसे जी रहे थे वैसे ही जी रहे थे, अमीर अमीर थे, गरीब गरीब थे। लेकिन अब यहाँ धीरे धीरे लोगों, जो गरीब लोग थे वो ये सोचने लग गए कि नहीं अब हमें ऐसे नहीं जीना है, अब हमें भी बराबरी करनी पड़ेगी। जो लुईस 16 का था उसका एक फन फैक्ट ये है कि वो अपने टाइम का सबसे ज़्यादा पार्टी करने वाला राजा था, जिसने इकोनॉमी पे कभी ध्यान नहीं दिया, जो हमेशा मैं पार्टी के चक्कर में इकोनॉमी को भूल ही जाता था। जब भी उसे पता चला कि इकोनॉमी में गिरावट आ रही है, लोगों के पास खाने की कमी हो रही है, लेकिन वो पार्टी नहीं रोकता था। उसने एंड पॉइंट तक भी, रिवॉल्यूशन तक भी पार्टियां करी हैं, इतना ज़्यादा था वहाँ पे। इन द स्पिरिट ऑफ लॉस, ये एक बुक का नाम है, द स्पिरिट ऑफ लॉ, मॉन्टेस्क्यू प्रपोज अ डिवीजन ऑफ पावर। अब मॉन्टेस्क्यू ये भी एक फिलोसफर्स थे। ये जो फिलोसफर्स के नाम हैं ये आपको इतने इम्पोर्टेंट नहीं है याद रखने, लेकिन ये आपको आइडिया बता रहे हैं कि आखिर कैसे धीरे धीरे डेमोक्रेसी और रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। यहाँ पे मॉन्टेस्क्यू ने पावर का डिवीज़न बताया कि आइडिया दिया उन्होंने कि पावर को 3 हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए, कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, पावर को 3 हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए। कैसे? एक लेजिस्लेटिव, एक एग्जीक्यूटिव और एक जुडिशियरी में। जो आपने सिविक्स में भी पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि इंडिया के अंदर या फिर जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं उसके अंदर पावर कैसे डिवाइड होती है, लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट और जुडिशियरी गवर्नमेंट में। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज पुट इनटू फोर्स इन द यूएसए after the 13 colonies declared independence from Britain। अभी हमने पिछले लेक्चर में समझा था कि लुईस 16 ने अमेरिका की 13 कॉलोनीज को आज़ाद कराया। तो वो जो 13 कॉलोनीज थी, उन्होंने जब ये बात सुनी, ये सुना नाम कि ये जो आर्टिकल निकला है द स्पिरिट ऑफ द लॉ, जिसमें हमें बताया गया है कि पावर को 3 हिस्सों में बांटना चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। तो इन 13 कॉलोनीज ने, अमेरिका की 13 कॉलोनीज ने पहली बार सोचा हाँ ये फिलोसोफर सही कह है, और उन्होंने अपनाया कि हमें अपनी डेमोक्रेटिक कंट्री बनानी है। तो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट टाइम ये पावर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट की गई, कहाँ पे, अमेरिका की उन 13 कॉलोनीज में।
The American Constitution and its guarantee of individual rights was an important example for political thinkers in France. जो फ्रांस के पॉलिटिकल थिंकर्स थे, जो कि पॉलिटिक्स के बारे में सोचते थे कि हमें डेमोक्रेसी लानी चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए कि राजा ना हो, क्योंकि सबको परेशानी, मेन परेशानी थी राजा। राजा क्या करता था, सिर्फ फर्स्ट 2 एस्टेट की बात सुनता था, 3rd एस्टेट को वो भूल ही जाता था लगभग। जबकि 90% पॉपुलेशन किसकी थी, 3rd एस्टेट के पीजेंट की, यानी किसानों की। फिर भी तो जब अमेरिका ने ऐसा किया कि हमें हर व्यक्ति को उसका अधिकार देना चाहिए, राइट देना चाहिए, हर व्यक्ति को अपना अधिकार है, तो जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे फ्रांस के, इसका अमेरिका में डेमोक्रेसी लाने से फ्रांस पे इम्पैक्ट पड़ा है इनडायरेक्टली। तो जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे फ्रांस के, उन्होंने सोचा कि हाँ ये बात सही है कि हमें यहाँ पे भी डेमोक्रेसी लानी चाहिए। तो उन्होंने सोचा हाँ ये बात सही है। दिस आइडिया ऑफ these philosophers were discussed intensively in salons and coffee house and spread among people through books and newspapers. इतना ही नहीं था, फ्रांस के अंदर सैलून क्या होते हैं, सैलून वो नहीं जहाँ पे नाई आपके बाल काटता है। सैलून आपने कार्टून्स में देखा होगा, या फिर कोई ऐसी मूवी जिसके अंदर वेस्टर्न सीन दिखाए जाते हैं, जैसे मैक्सिको के सीन दिखाए जाते हैं, जिसके अंदर वो लोग सैलून में जाते हैं, वहाँ बियर वगैरह पीते हैं, वाइन पीते हैं, उसे सैलून कहते हैं। पुराने टाइम में वो एक बार हुआ करता था। तो सैलून्स के अंदर, कॉफ़ी हाउस में, वहाँ पे क्या हुआ, लोगों ने इस बात पे चर्चा की कि हाँ हमें अब डेमोक्रेसी लानी चाहिए, राजा को यहाँ से हटाना पड़ेगा। लोगों ने इसके लिए बुक लिखी, न्यूज़पेपर लिखे और लोगों में बांटे, ताकि लोग थोड़ा सोचें कि हमें ये करना चाहिए कि नहीं। अब धीरे धीरे यहाँ रिवॉल्यूशन, स्टेप बाय स्टेप रिवॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक फ्रांस में कोई परेशानी नहीं थी। अचानक से पॉपुलेशन बढ़ने के बाद से, ब्रेड के प्राइस हाई होने के बाद से, राजा ने इतनी कंजूसी करी कि मैं अपने महल के मेंटेनेंस की वजह से जो पैसे उड़ाए, उससे जो इकोनॉमी में गिरावट आई, इन सब चीज़ों से धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आया कि अब यहाँ पे मोनार्ची सिस्टम, राजा का नहीं चलना चाहिए, राजा का नहीं होना चाहिए, यहाँ हमें डेमोक्रेटिक कंट्री बनानी है। These were frequently read aloud in the groups for the benefit of those who could not read and write. इतना ही नहीं था, लोगों ने यहाँ तक सोच लिया था कि भाई अगर वो अनपढ़ है वो तो सुनेगा नहीं, मैं वो पढ़ेगा नहीं, तो फिर उन्होंने सोचा कि हर एक व्यक्ति को समझ में आनी चाहिए कि हाँ हमें अब डेमोक्रेटिक कंट्री बनानी है। तो उन्होंने क्या किया, जो व्यक्ति नहीं पढ़ते, मैं जिन्हें पढ़ना नहीं आता था, उन ग्रुप में जाकर मैं जोर से सबको बताया कि हमें ऐसा करना चाहिए। मैं बुक पढ़ के सुनाते थे, जो न्यूज़पेपर में छपी है बातें वो पढ़ के सुनाते थे। लेकिन Louis XVI के the news that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state generated anger and protest against the system of privileges. Louis XVI ने क्या किया, वहाँ फिर से मैं इकोनॉमी गिरी तो थी, इकोनॉमी का चार्ट बहुत ज़्यादा गिर गया कि उसने दोबारा से टैक्स बढ़ाने की सोची। अब दोबारा टैक्स बढ़ा रहा है, पहले जब टैक्स बढ़ाया था तो फिर कोई ये नहीं सोचा था कि हम लोग पैसे क्यों दे रहे हैं, कि गलती तो इसकी है तो इसको सज़ा मिलनी चाहिए थी कि ये पैसे खर्च करता है। वो टैक्स बढ़ाता था, अपने पैसों में अपने लिए उड़ा लेता था उन्हें। तो बाद में अब धीरे धीरे लोगों ने सोचा कि अब अगर ये टैक्स बढ़ा है दोबारा तो ये गलत है, और लोग गुस्सा होने लग गए। उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया कि नहीं अब और टैक्स नहीं। अब यहाँ पे प्रोटेस्ट स्टार्ट करने से अब रिवॉल्यूशन शुरू हो चुका है। यहाँ पे एक सोर्स दी हुई है जिसके अंदर 2 लोगों ने अपनी स्टोरी बताई है कि उन्होंने क्या देखा। ये रियल स्टोरीज हैं,
जो इन्होंने अपनी डायरी के अंदर लिखा हुआ था या फिर लेटर्स के अंदर लिख के किसी को दिया, ऐसे। जॉर्ज डांटन, इनके नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं और ना ही ये स्टोरी आपको ये बताने के लिए है कि इस ये फ्रांस के अंदर जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं वो बात हमारे लिए तो सही है, लेकिन क्या इतना ही था या फिर कुछ था अलग? जॉर्ज डांटन, हु लेटर बिकेम एक्टिव रिवॉल्यूशनरी पॉलिटिक्स। जॉर्ज डांटन जो कि आगे चलकर एक रिवॉल्यूशनरी पॉलिटिक्स के नाम से जाने जाते हैं, जो कि बहुत बड़े नेता निकले जिन्होंने रिवॉल्यूशन करवाया। wrote to a friend in 1793, इन्होंने 1793 में अपने एक दोस्त को एक कहानी लेटर लिखा जिसमें उन्होंने अपने बैक के बारे में यानी बीते हुए कल के बारे में बात कही कि जब उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी तो हुआ क्या था। अब यहाँ पे जॉर्ज डांटन की अपनी खुद की बात कही जाएगी कि उन्होंने क्या देखा था। I was educated in the residential college of Plessis. प्लेसिस एक जगह है फ्रांस में जहाँ पे जॉर्ज डांटन ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। There I was in the company of important men. Once my studies ended, I was left with nothing. फिर उन्हें एक कंपनी में मौका मिलना था। मैं एक कंपनी थी जहाँ पे उन्हें एक इम्पोर्टेंट मैन यानी बड़े व्यक्ति का पद मिल सकता था, क्योंकि वो इतना पढ़े थे कि वो कंपनी उनको मिल जाती, लेकिन इट वॉज इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट एट द लो कॉस्ट टाइम। लेकिन उसके लिए वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि ये थर्ड एस्टेट से बिलोंग करते थे। कैसे पता कि थर्ड एस्टेट से बिलोंग करते थे? क्योंकि वो तो बड़ी कंपनी थी, वो क्या करती थी, फर्स्ट टू एस्टेट के लोगों को ही कंपनी में रखती थी। जैसे हमारे यहाँ पे होता है कि कास्ट सिस्टम जो होता है कि हम कास्ट वाइज बहुत सी जगहों पे देखने को मिलता था, आजकल इतना नहीं मिलता है देखने को जैसा पहले हुआ करता था कास्ट सिस्टम। उसकी बात करें तो जैसे जिसके अंदर लोगों को खाने पीने के लिए भी और काम करने के लिए भी कास्ट वाइज ही जाना होता था कि अगर आप छोटी कास्ट के तो आप कोई नौकरी नहीं मिल सकती। ऐसा ही था कि आप अगर फर्स्ट या सेकंड स्टेज से बिलोंग नहीं करते हो तो आपकी नौकरी नहीं मिल सकती। और ये इम्पॉसिबल था, नामुमकिन था कि उनको कोर्ट में भी नौकरी मिल जाए, पेरिस के कोर्ट में। क्यों? क्योंकि कोर्ट के अंदर काम करने वाले कौन सी कास्ट के आगे, क्लर्क और नोबिलिटी। लेकिन वो भी बेशक थर्ड एस्टेट में भी कोर्ट में काम करने वाले थे, लेकिन जितना ये पढ़े थे वो उनके लायक तो नौकरी नहीं थी ना वो वाली। द चॉइस ऑफ अ करियर इन द आर्मी वॉज नॉट ओपन टू मी एज आई वॉज नथिंग इन नोबल बाय बर्थ नॉर डिड आई हैव ए पैटर्न। इतना ही नहीं, उन्हें आर्मी में भी नौकरी नहीं मिल पाई। आर्मी के अंदर थर्ड एस्टेट का काम सिर्फ ये होता था कि थर्ड एस्टेट जाएगा, जो नौकरों वाले काम होते थे वो कहेगा। नहीं तो आर्मी के अंदर कौन होते थे, जो भी मैं फर्स्ट टू एस्टेट के होते थे, तो वो यही कहें कि ना मैं जन्म से नोबल के कास्ट का था, नोबिलिटी का था, ना पैटर्न या मैं क्लर्की भी नहीं था, मैं वो फर्स्ट टू एस्टेट में से नहीं थी। द चर्च टू कुड नॉट ऑफर मी अ रेफ्यूज। इतना ही नहीं, चर्च ने भी उनको नौकरी नहीं दी। चर्च कैसे दे दे, क्लर्की को ही तो देगा वो नौकरी। इससे ये पता चलता है कि जितने नीचे कास्ट एस्टेट में ये लोग होते उतने कम इनके पास स्कोप बचते जितना चाहिए पढ़ लें। उसके बावजूद ये थर्ड एस्टेट के थे, कॉलेज तक पढ़े हैं, लेकिन फिर भी इनके लिए कोई नौकरी नहीं। My old friend turned their backs to me. उनके पुराने दोस्तों ने भी उनसे मुंह मोड़ लिया कि ये क्या करेगा, इसके पास नौकरी भी नहीं मिल सकती इसको। कि इसके दोस्त जो थे वो भी बड़ी कास्ट के थे तो उनको मिल गई नौकरियाँ। The system had provided us with an education without offering a field
where our talents could be utilized. उन्हें केवल उसके बाद एक एजुकेशन सिस्टम था जिसमें केवल उनके काम जो उनका टैलेंट है उसके हिसाब से नौकरी मिली। तो यहाँ पे ये बेसिकली ये दिखाया जा रहा है कि आखिर कैसे आप अगर थर्ड एस्टेट में आते तो जन्म से अधिकार आपको नहीं मिलता। जन्म से अधिकार यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश है कि क्यों फिलोसोफर्स ये कह रहे कि आपके किसी भी व्यक्ति को जन्म से अधिकार नहीं होना चाहिए। वो इसी वजह से कह रहे थे क्योंकि थर्ड एस्टेट को कुछ नहीं दे रहा था कोई। एन इंग्लिश मैन आर्थर यंग, एक और स्टोरी है यहाँ पे। आर्थर यंग उन व्यक्ति की ये एक इंग्लिश मैन है, यानी ये ब्रिटिश है, मैं आप इंग्लैंड या ब्रिटेन कह लो, उससे बिलोंग कर उस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो आर्थर यंग जो है वो फ्रांस घूमने आए थे कब 1787। इनसे पुरानी बात है, इनसे 6 साल पहले। तो ये क्या कह रहे हैं कि इन्होंने देखा कि एक व्यक्ति था जिसने सोचा कि मैं नौकर की नौकरी कर लेता हूँ, जो नौकर चाकर वाली नौकरी होती है वो कर लेता हूँ कि कम से, लेकिन जो नौकर चाकर वाली नौकरी थी उसके अंदर भी लोग क्या करते थे, उन्हें इल ट्रीट करते थे, यानी परेशान बहुत करते थे लोग, और उन्हें अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ गई थी नौकरी के लिए। और फिर अगर वो बाद में भी अगर कंप्लेन करने की कोशिश करते, जो गरीब लोग थे वो अगर कंप्लेन भी करते तो बड़े लोग क्या करते थे, या तो उनकी बेटी को किडनैप कर लेते थे या उनके बेटे का गला काट देते थे। मतलब उनके बच्चों में उन्हें ब्लैकमेल करते थे। इनडायरेक्टली ये बताने की कोशिश है कि ब्लैकमेल करते थे कि आपने अगर हमारे खिलाफ कोई कंप्लेन करी तो आप नहीं बचोगे। तो ये दिखाए हैं कि दोनों में कि फर्स्ट में तो ये बोले कि आपको डायरेक्टली मना कर देंगे कि नहीं, आप नीचे कास्ट के हैं तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। और सेकंड में क्या दिखाया कि आपको चलो मान लो गिर गया लिए मैं नौकर वाली नौकरी मिल गई है, फिर भी अगर आपके साथ उन्होंने कुछ भी बदतमीजी की तो आप उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने करा तो आपकी फैमिली को परेशानी होगी। What message is Young trying to convey here? यहाँ पे क्या मैसेज आर्थर यंग करना चाहते या देना चाहते हैं हमें, वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो गरीब थे वो पिस रहे थे, वो बड़े लोगों की जाल में पिसते जा रहे थे कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, नहीं तो उनकी जान क्या उनके परिवार पे बात आ जाती थी। Whom does he mean when he speaks of slaves? यहाँ पे जब ये बात करें कि ही डिसाइड कि उसने डिसाइड किया, तो यहाँ पे बात किसकी हुई, थर्ड एस्टेट की। यहाँ बात हो रही है थर्ड एस्टेट की कि वो उन्होंने सोचा कि हम लोग नौकरों की नौकरी कर लेते हैं, नौकर बन जाते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग उनके साथ बदतमीजी करते थे। हु इज ही क्रिटिसाइजिंग? यहाँ पे किसको क्रिटिसाइज करें कि किसको मैं गलत साबित करें? यहाँ गलत साबित करे हैं बड़े लोगों को जो फर्स्ट टू एस्टेट के थे, क्योंकि वो क्या करते थे कि अगर आपने कुछ भी हमारी कंप्लेन की सरकार से या फिर राजा से कही तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। What dangers does he sense in the situation of 1787? तो उन्होंने क्या डेंजर्स देखे? उन्होंने ये डेंजर देखा कि यहाँ पे गरीब लोग चाह कर भी अपनी शिकायत, अपनी बात किसी के सामने नहीं रख सकते थे। अब यहाँ पे सेकंड टॉपिक शुरू हो जाएगा, द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन, कि रिवॉल्यूशन कैसे शुरू हुआ। हम अगले एपिसोड में कहेंगे कि अब तक हमने जो सीखा, आज के एपिसोड में हमने ये सीखा है कि क्यों आखिर क्या ज़रूरत पड़ गया रिवॉल्यूशन की, कि धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप रिवॉल्यूशन के पास जाते गए आज। अब हम कल को यानी नेक्स्ट एपिसोड में ये समझेंगे कि रिवॉल्यूशन कैसे हुआ। हमने ये समझा रिवॉल्यूशन क्यों हुआ, अब हम समझेंगे कैसे कैसे क्या क्या किया उन्होंने। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि जो चीज़ें हमारे इंडिया को आज़ाद कराने में हुई थी, वही चीज़ें पहले फ्रांस ने रिवॉल्यूशन में किया था।
हमने इंग्लैंड से आज़ादी चाही मैं ली थी, लेकिन फ्रांस ने अपने ही राजा से आज़ादी ली थी। क्यों? क्योंकि राजा क्या करता था, इकोनॉमी गिरा देता था, अपने काम अपने मजे करता रहता था और वह डिस्क्रिमिनेशन करता रहता था। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। मुझे आप सबके आंसर्स का इंतजार होगा एक्टिविटी का, जो फिगर 4 है, जिसके अंदर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के हिसाब से नाम बताना है कि फूड लेआउट कौन से नंबर पे है, स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन कौन से नंबर पे। मैं इनके मतलब बता रहा। फूड लेआउट का मतलब ये हो गया कि मैं जो खाना है वो ख़राब होता गया, और स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन का मतलब कि खाने की कमी होती गई। इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ, तो आपको समझ ही आ रहा है कि जो मौत लाशें बिछती गई, मैं कि मौतें ज़्यादा होने लगी, लोग बहुत सारे नंबर में मरते गए। राइजिंग फूड प्राइस, जो फ्रूट का प्राइस है वो भी बढ़ता गया। और वीकर बॉडीज, जो बॉडीज थी लोगों की वो कमज़ोर होती गई। तो हम यहीं तक आज रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना और ये भी बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।